आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को कोशिश ये करना है कि समझ में आए कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। ठीक है, किताबें तो ढेर सारी हैं, पर हम थोड़ा सा अपने आप से पढ़ने में या समझने में जब दिक्कत महसूस करते हैं तो इस सब्जेक्ट को कई बार स्किप कर देते हैं। पर आपको ये सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है जी, आप भले ही कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हो, मेडिकल वाले हो, चाहे फार्मेसी वाले हो, कोई भी वाले हो, इतिहास कंपटीशन में आया हो तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको जो है मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप लोगों का बैकग्राउंड कुछ भी रहे याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो कोशिश करना, पेन कॉपी नहीं चलाना, बस ध्यान से सुनना है। छत्तीसगढ़ CGPSC CG व्यापम में उसका मेन सब्जेक्ट है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसको छत्तीसगढ़ का GS भी बोलते हैं, CGGS शॉर्टकट में ये बोल देते हैं हम लोग, CGGS। ऐसे ही इंडियन GS होता है। तो CGGS के अंतर्गत आपका पार्ट कौन सा है? इतिहास। सभी लोग को मालूम होना चाहिए इतिहास मतलब क्या होता है। तो हम लोग ये समझते हैं पास्ट में हुए कुछ ऐसी घटनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो समझते हैं ना। इतिहास हम सबका भी इतिहास है अपना, है कि नहीं। शादी के पहले भी इतिहास रहता है, शादी के बाद भी इतिहास रहता है। तो इतिहास हमारे देश का, हमारे राज्य का क्या है उसको हमको समझना है। तो यहाँ पर बात किसकी होगी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का इतिहास मतलब अतीत की घटनाओं का महत्वपूर्ण अध्ययन को हमको पढ़ना है, वो भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो उसी बोलते हैं इतिहास। तो ध्यान रखना, इतिहास जो है इसको अगर संधि विच्छेद करोगे तो इति धन हास होता है। इति मतलब ऐसा, हास मतलब घटना, ऐसी घटना जो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इन्हीं घटनाओं से तो हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ अतीत में, क्यों हुआ वो चीज़, किस लिए हुआ। तो उन चीज़ों को फिर से हम लोग पुनरावृत्ति नहीं करते और उनसे जो है मानव सभ्यता में जो है उनको सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है बेसिकली आप लोग हमेशा देखेंगे, चाहे वो भारतीय इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना है 3 भागों में बांटा गया है। हमेशा याद रखना 3 भागों में बांटा गया है, चाहे भारतीय इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो। लिपि के आधार पर प्रश्न आता है, किस आधार पर? तो लिपि के आधार पर, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है ब्रह्मा, दूसरा को विष्णु और तीसरा को महेश। याद रहेगा? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखे हो कि नहीं देखे हो? ओम जय जगदीश हरे चलता ही नहीं चलता है आरती। हाँ, तो इतिहास जब चालू होगा ना तो आप लोगों को आरती करना है, ओम जय जगदीश हरे। ये दे, अब शुरू हो गया इतिहास। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर पहला मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है पाषाण काल। पाषाण काल जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक इरा बोलते हैं। पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर। इस ज़माने में दुनिया के लोग पत्थरों पर आश्रित रहकर जीवन जीते थे, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो। पत्थर की गुफा में रहते थे, ठीक है, पत्थर गुफा, और पत्थरों से जो है शिकार करके जीव जंतु को मारते थे, फिर उसी को खाते थे, और पत्थर से ही ऐसे टकरा के आग उत्पन्न करके जला के। तो पूरा जीवन जो है किस पर था? पत्थरों पर। ठीक है, तो पाषाण काल बोलते हैं इसीलिए, या प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, पढ़े हो, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, समय के साथ साथ जो है इतिहास बढ़ते गया, है ना, सुधार होते गया मानव जीवन में। तो पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ये आपको समझना है। कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े हैं तो लोग सुनेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, पाषाण काल जिसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, प्राग मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन। तो पाषाण काल आप देखोगे, इसके अंतर्गत आप लोग को ध्यान रखना है कितने पार्ट में इसको जो है देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, दिशा आप लोग जानते हो, 4 दिशा, पूर्व, उत्तर, ठीक है,
पूर्व उत्तर के पहले एक काम कर लो, मध्य उत्तर और नौ, ऐसे बोलना है। ये ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म कितना मुड़ी होता है बताओ, 3 कि 4? 3 दिखता 3 है, लेकिन कितना है टोटल? 4 होता है, जो हमको सामने से दिखाई नहीं देता पीछे वाला, लेकिन 4 होता है, इसीलिए बोला हूँ क्या, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कितने मुड़ी हैं? 4। अर्थात पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। याद रहेगा, पूर्व, मध्य, उत्तर और नौ। पूर्व मतलब पूर्व पाषाण काल बोल सकते हो, मध्य मतलब मध्य पाषाण काल, उत्तर मतलब उत्तर पाषाण काल, और नौ मतलब नौ पाषाण काल। ये पढ़ चुके हो ना? तो इसको याद रखना। पूर्व पाषाण काल में मानव लोग किस टाइप से रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या उनसे संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जानकारियाँ मिली हैं, उन्हीं जानकारियों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपका मध्य पाषाण काल में लोग कैसे जीवन जीते थे, छत्तीसगढ़ में बात हो रही है ना, तो छत्तीसगढ़ में जो है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन कौन से ऐसी जगह है जो मध्य पाषाण काल के समय का है। फिर आप देखोगे उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल के समय में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इस ज़माने में लोग रहा करते थे, उन जगहों को देखना, गाँवों को। और फिर नव पाषाण काल, जो कि इस पाषाण काल का अंतिम काल है। इसमें मानव ने यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी कुछ प्रकृति के साथ रह के, ठीक है, कई सारी चीज़ों का खोज और आविष्कार कर लिया था। ठीक है, तो ये पूर्व, मध्य, नव और उत्तर बोल पाओगे? याद नहीं करना है, बस बोलना है। पूर्व, हाँ चलो ऐसे बोल पाओगे। पूर्व किधर होता है जी? मैं खड़ा हूँगा तो ये पूर्व है ना, आप लोगों के हिसाब से ये पूर्व, हाँ ये दे ये, हाँ हाँ हाँ, घर में ऐसे देख लेना ना। हाँ, आगे क्या रहता है? उत्तर, पीछे दक्षिण, ठीक है, और इधर पूर्व और पश्चिम। ठीक है जी, हाँ ऐसे तो रहता है। तो पूर्व, पर ये दिशा नहीं है भाई मेरे, है ना, ठीक है, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। पूर्व, मध्य, उत्तर और नौ, तो ये ध्यान रखना, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नौ। हाँ 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 हाँ, तो सही बताया है ना, वही तो है, वही तो है। पर वो अलग है, मतलब वो सूर्य को देख के, यहाँ पे अब सूर्य नहीं पता है तो कैसे करोगे? हाँ, तो फिर खड़े हो जाओ ऐसे। तो पाषाण काल आपको ध्यान में रखना है, 4 भागों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या है उसको हम बाद में सिस्टमेटिक और पढ़ेंगे। ठीक है, कई लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, कई लोग अभी नए पढ़ेंगे, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे मेरे साथ, और जो पढ़ चुके हैं चुपचाप रिवीजन करना। ठीक है जी। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके समय में मानवों ने जो है एक नई सभ्यता का विकास किया, और उस सभ्यता में सबसे ज़्यादा फेमस है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता बचपन में पढ़े हुए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में या इस समय काल में लगभग ये आपका देखा जाए तो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, इस बीच के समय को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता भारत देश में। ठीक है, बाकी इधर 3000 ईसा पूर्व से जितना शौक है लिख लो, 10 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए लिख देना, बन जाएगा। ये अपना लो, मैं लिख देता हूँ शौक से 12 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000, बीच को थोड़ा सही बोलना है, 3000 से 500, 1500, 3000 का आधा कितना होता है? 1500, तो आधा मतलब आद्य, याद रहेगा। तो 3000 का आधा आद्य, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी के पहले का। ठीक है, बिफोर मतलब आपका जो है यीशु मसीह, आपको मालूम है कब पैदा हुए हैं? तो अभी 2024 जान रहे हो, तो 2024 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो जब उनका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन से एक चालू हुआ साल का। जैसे आप लोग कोई बहुत बड़ा महान काम कर लोगे कल के दिन में, यीशु मसीह से बड़ा काम कर लोगे, तो क्या पता तुम्हारे नाम से इस पूरे दुनिया में क्या चलेगा, है ना। जैसे विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चला, अब आप लोग का नाम मान लो अनिल है तो अनिल संवत चल जाएगा, आपका नाम मान लो रेशमा है तो रेशमा संवत चल जाएगा, है कि नहीं। तो यीशु मसीह भगवान माने गए, तो उनके नाम से जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन से ईस्वी, उसके बाद का ईस्वी और इधर का ईसा पूर्व,
क्योंकि पूर्व की बातें हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विडंबना ये है कि इस समय के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला, तो इसको क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, मिला ही नहीं कुछ जानकारी। भाई इतिहास हम तभी बोल पाएंगे जब उसको कुछ हमारे पास आधार हो, बेस हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, साहित्यिक रूप में हो, चाहे कोई स्मारक के रूप में हो, चाहे कोई शैल चित्र के रूप में हो, किसी न किसी रूप में होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा था करके। और नहीं मिला पानी छत्तीसगढ़ में तो चुपचाप मिटका के आगे बढ़ दिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पाषाण काल में तो बहुत सारी जगह मिले हैं, पढ़ेंगे मध्य उत्तर 9 में, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में हमें छत्तीसगढ़ के भूभाग में कुछ नहीं मिला। बाकी वो देखोगे भारत में तो पूरा उधर एक से एक मिला है। ठीक है, अब जो है आ जाओ ऐतिहासिक काल। तो ब्रह्मक 4 मुनि दिख गया, विष्णु भगवान सूदगीत छत्तीसगढ़ में आके क्षीर सागर, यदि 4 महीना योग निद्रा में, ये देव उठनी एकादशी बाबू उठी है, वो उड़ गई नहीं, देव उठनी में देव सैनी में सूद गए, देव उठनी में उड़ गए। तो उड़ गए तो आपको याद रखना यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपना क्या चलाएंगे, त्रिशूल, भोलेनाथ ना, हाँ तो याद ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक काल, ये अब के दौर का है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जो ऐतिहासिक काल है इसको ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से आपको व्यवस्थित रूप से इतिहास पढ़ने देखने समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो पार्ट है ऐतिहासिक काल, इसको प्राचीन इतिहास, बीच वाले बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आधुनिक इतिहास। ये आपका इंडियन हिस्ट्री भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, 3 भागों में तोड़ा गया है लिपि के आधार पर, पाषाण काल को 3 भाग में तोड़ा गया है, उसमें 3 है, इंडियन हिस्ट्री में 3 है, पूर्व मध्य और उत्तर, उसमें 4 नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले एक्स्ट्रा टैलेंटेड, पिछड़ा डालना तक उधर डलीस है नहीं, ब्रह्मक पिछड़ा वाला मुड़ी भी दिख गया उन लोगों को, तो 4 बोल दिए। इंडिया वाले लोग देख नहीं पाए, छत्तीसगढ़ वाले लोग एक्स्ट्रा बासी खा गए, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना 1 2 3 4, इंडिया में केवल 3 बोलना है, पूर्व मध्य और उत्तर। और आद्य ऐतिहासिक काल में गोलमाल, भगवान विष्णु सूद गए। और फिर ऐतिहासिक काल में आपको ध्यान रखना है 3 भागों में बनाया गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये स्ट्रक्चर को 12 महीने याद रखना सबरदीन के लिए, कहे का मतलब ये स्ट्रक्चर है इतिहास का, चाहे भारतीय इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो। अब क्या करना है, ऐतिहासिक काल में इसको पढ़ना है कंप्लीट, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है तो उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इस पोर्शन से बनता है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक इतिहास से पूछेगा, उसके बाद मध्यकालीन, फिर प्राचीन, ऐसे इधर से रिवर्स गियर, एग्ज़ाम वाला रिवर्स गियर से पूछता है। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, कई बार हम लोग जैसे 10वीं 12वीं या कॉलेज वाले जो पढ़ाई करते हैं ना, या कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें देखना जो एग्ज़ामिनर है वो पीछे से सवाल करना चालू कर देता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम थोड़ी फिक्स है कि फलाना चैप्टर से ही क्वेश्चन आना है, ऐसा कोई फिर नहीं। आपका जो है कॉलेज वाले में थोड़ा फिक्स भी रहता है कि फिर उसमें भी गेम खेल देता है कभी कभी, तो कई बार पीछे से जो है क्वेश्चन पूछ देता है। और अपन मान लो आदत बनाए हैं शुरू से पढ़ने का, और मान लो पीछे 3-4 यूनिट को छोड़ दिए, पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पर, एग्ज़ाम आ गया डेट, और मान लो पीछे से पूछ दिया तो फिर क्या हो जाता है, मेहनत करते हुए भी अपन कम स्कोर कर पाते हैं। ऐसी कई बार एग्ज़ाम में भी हुए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामने से पढ़े थे, आगे पीछे से, तो कई चतुर चालाक जो रहते हैं वो लोग पीछे से पढ़ते हैं, ठीक है, और इधर सामने का छोड़ देते हैं। और मान लो किस्मत अच्छा कि पीछे से आया तो वो लोग का तो बल्ले बल्ले, और जो लोग सामने से पढ़े थे वो लोग तो इल्ले हो गए। तो कई बार ऐसा होता है स्कूल कॉलेज वगैरह या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। पर वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो एग्ज़ाम जो पूछता है वो इधर से पूछता है, रिवर्स गियर में, ठीक है जी। तो हमको तो बेस बनाना है, समझना है, तो पढ़ना तो ABCD से भाई, तभी तो वाक्य समझ पाएंगे, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरुआत क ख ग या प्लस माइनस से शुरू करना चाहिए, तो अपन प्लस माइनस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल, ये दिखा कि नहीं दिखा, बराबर दिख गया। घूम ली इतना को,
दिमाग में छपना चाहिए सीधा दन से ऐसे। इतिहास, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ये उसके बाद उसके में भीतर 4 छत्तीसगढ़ में, पूर्व मध्य उत्तर 9। आद्य ऐतिहासिक काल गोलमाल, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं। फिर अपना ऐतिहासिक काल जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्राचीन इतिहास। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन इतिहास में आज आप लोग को मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और आप लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन इतिहास की शुरुआत छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो शुरू होता है वैसे वैदिक काल से। जो लोग पढ़े हैं वो लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान से सुनना। शुरुआत होता है प्राचीन इतिहास का छत्तीसगढ़ का वैदिक काल से। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है इसको मैं समय के साथ बांध रहा हूँ, क्योंकि इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए समय के साथ जोड़ने। प्राचीन इतिहास लगभग ये मान के चलो कि ये 1500 ईसा पूर्व है ना, ये इसको रटने मत ना अभी रटना वटना नहीं, अभी केवल बार बार बोलते रहूँगा ना तो दिमाग में तुम्हारा छप जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग 1000 ईस्वी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी, और मध्यकालीन इतिहास 1000 यहाँ से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1741, और आधुनिक इतिहास 1741 से लेकर या 1854 से लेकर देश की आज़ादी से ख़त्म। ये एक समय है। कई लोग क्या टाइम को देखते रहते हैं ना, तो उनके लिए लिख दिया हूँ, बाकी अभी याद करना है, धीरे से होगा, अभी इसके पीछे मत पड़ो। चलिए, तो वैदिक काल प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यहाँ शुरुआत होता है। पूर्व वैदिक काल नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में आप लोग वैदिक काल के बाद आओगे तो पौराणिक काल, जिसको महाकाव्य काल ही बोलते हैं। पौराणिक काल या फिर महाकाव्य काल, मतलब इसका, इन दोनों का मतलब यह है कि वैदिक काल में वेदों का क्या हुआ, संकलन हुआ, इसलिए वैदिक काल बोला जाता है। अब 4 वेद तो दुनिया जानती है, आप लोग तो सुने छो, है ना, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मांड का या दुनिया का कह सकते हो सबसे पहला संकलन है ये वेद। तो वैदिक काल उस ज़माने में उसको लिखा गया, क्योंकि मालूम था आगे आने वाले बच्चे जो हैं गजनी टाइप के रहेंगे, उनको कुछ याद रहेगा नहीं, तो उनके लिए क्या करते हैं, बुक बना देते हैं। और पहले के ज़माने में क्या है, ये सब बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाप बेटा को सुनाता था, याद हो जाता था, बेटा अपने बेटा को सुनाता था, याद हो जाता था, है कि नहीं। तो दुनिया को पता था, मतलब दुनिया बोलता हमारे पुरखों को पता था कि ये जो पीढ़ियाँ जो है आने वाली, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग से कमज़ोर, है कि नहीं। इसीलिए देखना आजकल तो दुनिया भर का मशीन आ रहा है, AI का ज़माना आ रहा है, हर चीज़ अब टेक्नोलॉजी के बेस पे हो जा रहा है, मतलब आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, सब चीज़ अब मशीन ही कर दे रहा है कि नहीं। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हम लोग और ज़्यादा गजनी होते जाएंगे, मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, इन डिवाइस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसा हो के यहाँ पर वैदिक काल में वेदों का संकलन हुआ, उसके बाद फिर पुराणों का संकलन हुआ, महाकाव्यों का संकलन हुआ। तो महाकाव्य में आप लोग खासकर 2 महाकाव्य सुने हो, पढ़े हो, एक आपको ध्यान रखना है रामायण और दूसरा अपना महाभारत। महाकाव्य, एपिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो रामायण और महाभारत आपको ध्यान रखना है, रामायण को इस जमाने में लिखा गया, संकलन किया गया, ठीक है, क्योंकि घटना तो, जैसे हम लोग अभी कौन से युग में जी रहे हैं जी, कलयुग में जी रहे हैं ना, पर ये घटना तो कब की है, त्रेता युग की है, ठीक है। महाभारत लिखा गया, लेकिन महाभारत की घटना कौन से युग की है, द्वापर युग की है समझ में, तो लिखा गया यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है रामायण और महाभारत, तो इसको हम बोलेंगे रामायण काल और इसको हम बोलेंगे महाभारत काल। स्पष्ट है। तो पहला वैदिक काल, दूसरा पौराणिक काल, फिर इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका चालू हो जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल से भारत के इतिहास का हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास व्यवस्थित होना चालू हो जाता है। तो इसमें जो है महाजनपद काल में भारत जो भूभाग है वो महाजनपदों में बटा था। जैसे आज भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, वैसे ही पूरा भारत भूभाग जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था।
सुने रहना 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में जब बटा हुआ था तो इस ज़माने में दो धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। इन दो धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ महाजनपद काल में। दोनों पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद काल की दो आंखें, महाकाव्य काल की दो आंखें, इसका भी दो आंख है, टेंशन मत लो। वैदिक काल का भी बना देते हैं, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। स्पष्ट है? तो टॉप 3 के दो दो आंख वाले हैं, बन जाएगा। टॉप 3 के कितने आंख? सबके दो दो आंख। सुरतर एक नहीं रहा तुम्हारा बोला। हाँ, वैदिक काल के कितना है? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। और पौराणिक काल या महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत। आगे पीछे कर सकते हो लेकिन मत करना, क्योंकि भाई रामायण कौन से युग में आया है? पहले रामायण हुआ कि महाभारत आया? बताओ। पहले रामायण ना, राम जी पहले आए, उसके बाद कृष्ण जी आए। तो उसको तो इतना समझते हो, कोरोना काल में देखे हो सीरियल तो याद होगा, है कि नहीं? तो रामायण फिर महाभारत, उसके बाद महाजनपद काल में जैन फिर बौद्ध। जैन पहले आया है दुनिया में, मतलब ठीक है। भले महावीर जैन को जानते हो लेकिन वो 24वें गुरु थे, ठीक है। उससे पहले 23 लोग और दुनिया भर का ज्ञान दे दिए थे जैन धर्म का। और गौतम बुद्ध तो उस समय आए थे। तो यहाँ पर जैन को पहले मानना है और बौद्ध को दूसरा, ठीक है। अब महाजनपद काल जब यहाँ तक पढ़ लोगे प्राचीन इतिहास में, इनके बारे में, तो चौथा जो पार्ट आता है इतिहास प्राचीन में, यहाँ से शुरू हो जाता है राजवंश या राजतंत्र, राजवंश या राजतंत्र। हालांकि राजवंश महाजनपद काल में भी शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर राजवंश जो है बड़े रूप में, कह सकते इसको साम्राज्य। भारत में साम्राज्य क्या क्या हुआ, उदय हुआ, आरंभ हुआ। महाजनपद पर साम्राज्य, साम्राज्य का प्रमुख होता था राजा। जैसे सम्राट अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो ये 3 चीज़ होने के बाद भारत हो या छत्तीसगढ़, यहाँ पर राजवंश या फिर साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। स्पष्ट है? तो आज मेरा टॉपिक बेसिकली इसके ऊपर है। किसके ऊपर? राजवंश या राजतंत्र या साम्राज्य, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये सपोज मैप है अपने भारत देश का। पहले का भारत का मैप बहुत विशाल था भैया, अब क्या है, भारत पाकिस्तान के चक्कर में नान चुक हो गए, है कि नहीं? पहले इधर भी था, ये दे, इधर भी था ये सब, इधर भी था ये सब, पूरा इधर कम्बोडिया इंडोनेशिया तक था, है ना। इधर पूरा इधर अंडमान निकोबार तो आज भी है वैसे तो, ठीक है। हाँ, तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था ऐसा। खैर मैं तो अभी का ऐसा आज के समय का मैप बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। चलिए, ये कुछ इस तरह से भारत का मैप है। अपन बात करेंगे किसके इतिहास की? छत्तीसगढ़ के इतिहास की। छत्तीसगढ़ कहाँ है बाबू रे? ए करना है, ए दे। ये क्या है छत्तीसगढ़ का? यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ की हिस्ट्री जानना है अपने को। लेकिन भाई हिस्ट्री जानते हैं दूसरों को, क्षेत्रों को प्रभावित करता ही नहीं करता है? करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, साम्राज्य कह लो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायनेस्टी, या राजवंश कह लो, ठीक है। कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी राजवंश हो, इसका प्रमुख को क्या बोलेंगे? टॉप का जो अधिकारी हो उसे क्या बोलेंगे? राजा या सम्राट या बादशाह या सुल्तान, जो तुमको अच्छा लगे बोल दो, अलग अलग भाषा, किंग बोल लो या फिर, है कि नहीं, जैसा तुमको अच्छा लगे। तो साम्राज्य का प्रमुख को क्या बोलेंगे? राजा या सम्राट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो राजवंश है, इसको हम 2 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से? 2 तो ध्यान रखना, एक होगा राष्ट्रीय, तो दूसरा होगा क्षेत्रीय। राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय, या नहीं बोलना है क्योंकि अलग अलग है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय।
क्षेत्रीय को एक शब्द और बोल सकते हो, स्थानीय, है समझे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। अगर कोई राजा या सम्राट जिसका साम्राज्य एक क्षेत्र से या एक राज्य से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है ना, तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय राजवंश। और मान लो कोई एकाध राजवंश जिसका साम्राज्य, जिसका पूरा कह सकते हो वर्चस्व या आधिपत्य अपने ही क्षेत्र में, जिस छत्तीसगढ़ एरिया को, छत्तीसगढ़ में बस है और बाहर जगह नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय राजवंश। स्पष्ट है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमको देखना है कि कौन कौन सा राष्ट्रीय राजवंश था जिसने छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया या छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है, वो राष्ट्रीय राजवंशों को जानेंगे। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश उभरे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, राजा बन के, मंत्री बन के, जैसे भी है। तो राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश ये दोनों को समझना है। राष्ट्रीय राजवंश मतलब जिसका प्रभाव अपने राज्य के अलावा और भी आसपास के राज्यों में है, वो बोलेंगे। ठीक है। आया समझ में? भगवती मैडम, लक्ष्मी मैडम, चंद्रिका मैडम, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजाओं की बात करेंगे, राजवंश चालू हो रहा है। ठीक है। पहले क्या है, कबीला वबीला चलता था, तो सरदार वरदार वाला सिस्टम था, है नहीं, छोटा छोटा इलाका। फिर दिन दिन मानव सभ्यता का विकास हुआ तो सम्राट उमराट का कॉन्सेप्ट आया। अब तो राजवंश खत्म ही हो गया, क्या चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है ना। चलिए, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय राजवंश के पहले मैं थोड़ा सा फोकस करवाऊंगा आप लोग को क्षेत्रीय राजवंश, है ना। तो क्षेत्रीय राजवंश में हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके भीतर, छत्तीसगढ़ के भीतर। और राष्ट्रीय राजवंश में पूरा देखेंगे। जैसे सम्राट अशोक का जो वंश था, सुने होंगे बचपन में, कौन से वंश के थे, तो बचपन से पढ़े होंगे, सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे। तो मौर्य वंश अपना जो दबदबा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एती लेकर ओती तक, चारों मुड़ा, है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने यहाँ भी छत्तीसगढ़ में 28 भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य के जो सीएम होते हैं, सीएम का दबदबा अपने ही राज्य में होगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसका दबदबा हाँ पूरे देश में होगा। तो ऐसे ही राष्ट्रीय राजवंश का दबदबा एक से ज़्यादा और क्षेत्रीय का वहीं। तो चलो क्षेत्रीय राजवंश की ओर बढ़ते हैं, समझना है अभी। छत्तीसगढ़ इतिहास को थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ना है। किताबों में अलग अलग दिए रहता है, कुछ पुराने किताब रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पुराना हम लोग पढ़ेंगे, तो अपडेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जानते हो हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही रहा है। जिला की संख्या बदल रहा है, तहसील की संख्या बदल रहा है। तो इतिहास में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य मिलेगा तो कोई जिला मिलेगा, कोई तहसील मिलेगा, है कि नहीं। तो उन चीज़ों को अपडेट करके पकड़ना है। सभी लोग 33 जिला को ध्यान रखना। ये अपना एमसीबी जिला है, ये अपना कोरिया जिला है, इधर आओगे तो ये अपना सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर, और ये हमारा सरगुजा। अभी सब लोग ठंड में इधर जाना पसंद करते हैं, सरगुजा मेन पार्ट, है कि नहीं। अब जसपुर, तो ये अपना सरगुजा संभाग के 7 जिले। फिर आ जाओ, इसके नीचे बिलासपुर संभाग है, तो बिलासपुर संभाग में ये आप देखेंगे तो ये अपना कोरबा जिला, कोरबा के नीचे है ये हमारा जांजगीर चांपा, और इसके बाजू में है अपना रायगढ़। इधर देखोगे कोरबा और जांजगीर चांपा के बाजू में तो बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर में नया जिला बन गया है अपना गोरेला पिंड मरवाई, है ना, यहाँ पर ऊपर में। और ये अपना बाजू में क्या है, मुंगेली जिला बना हुआ। अभी अभी नया जिला बना है जांजगीर चांपा से लेकर शक्ति, और यहाँ पर साउथ में नया बन गया है सारंगढ़ भिलाईगढ़। तो ऐसे 8 जिले हैं यहाँ पर बिलासपुर संभाग में। फिर आ जाओ मध्य छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में दुर्ग संभाग में कवर्धा, और कवर्धा के नीचे है राजनांदगांव जिला, जिसके दक्षिण और उत्तर भाग में 2 नए जिले बन गए, एमएमए और केसीजी।
एमी मतलब मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, और केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, राजनांदगांव, सिमट के, इतना हो गया। ठीक है, इसको याद मत करना, रोज़ बताऊंगा, रोज़ बनाऊंगा। ठीक है, 365 दिन जितना क्लास लगेगा। ठीक है, तो अपने आप ही याद हो जाएगा, बस देखना है ध्यान से। फिर इधर आ जाओ, ये जो क्षेत्र है बेमेतरा, फिर ये क्षेत्र है दुर्ग, और दुर्ग के नीचे है बालोद। ठीक है, तो लगभग दुर्ग संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं, दुर्ग संभाग, दुर्ग डिवीजन। इधर आ जाओ तो ये क्षेत्र है अपना बलौदा बाजार, इधर आप देखोगे तो ये रायपुर, और ये अपना महासमुंद जिला। ये जो क्षेत्र दिख रहा है उटपुटांग टाइप का, ये है गरियाबंद जिला, और रायपुर के तरी में क्या है अपना धमतरी। हमेशा ध्यान रखना, रायपुर के तरी में क्या है धमतरी जिला। तो ये हो गया रायपुर संभाग, 5 जिलों से बना हुआ है। बस्तर संभाग आ जाओ तो इतिहास देखेंगे इस बस्तर संभाग में, ये अपना कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, फिर ये अपना दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, इधर बीजापुर, और नीचे सुकमा। तो आपके 7 जो ज़िले हैं आप देखेंगे तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये 7 जिलों को आपको ध्यान रखना है, बस्तर संभाग का हिस्सा है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो छत्तीसगढ़ है अपना, छत्तीसगढ़ जो है किस तरीके से क्षेत्रीय राजवंशों द्वारा संचालित था, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजवंशों द्वारा किस तरह के संचालित था, ये समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आया? सर एग्ज़ाम कब तक होगा पता करके बताऊँ, ठीक है? पहले पढ़ तो लो, ऐसे बोल रहे हो जैसे मानो सब तैयारी हो गया है आप लोग का। पहले पढ़ लो, जब तक एग्ज़ाम ना आए तब तक ठीक है, तुम लोग का बीपी सामान्य रहेगा। जैसे एग्जाम आएगा बीपी तुम्हारा हाई है तो लो हो जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं, उसमें दोनों स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ में राजवंश। 2 स्तर में देखेंगे, एक राष्ट्रीय और दूसरा क्षेत्रीय। राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत इसका समझ में आ गया कि नहीं आया? क्षेत्रीय राजवंश और राष्ट्रीय राजवंश। चलिए, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप लोग जब भी इतिहास अभी पढ़ोगे, अभी तो शुरू हो रहा है मान के चलो, तो छत्तीसगढ़ को हमेशा इतिहास के हिसाब से, खासकर ये जो यहाँ पर ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, यहाँ पर है ना, प्राचीन इतिहास तक जो है और मध्यकालीन इतिहास जब भी पढ़ाऊँगा तो छत्तीसगढ़ को 2 भाग में देखना है हमेशा। कैसे 2 भाग में? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बस्तर क्षेत्र है इसको आपको बोलना है बस्तर क्षेत्र, या फिर दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है, या महाकांतार क्षेत्र, या दक्षिण छत्तीसगढ़, जो आपको अच्छा लगे। पर बस्तर या फिर ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे, इसको, ये पार्ट को इस नाम से जानना है आपको। जब भी बोलूँगा तो आपको समझना बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र या फिर महाकांतार क्षेत्र या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़। स्पष्ट है? लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे तो इस क्षेत्र को आपको बोलना है दक्षिण कोसल। हमेशा किस नाम से जानेंगे, किस नाम से पहचानेंगे इस एरिया को? दक्षिण कोसल। आया समझ में? और ओवरऑल क्या है ये? पूरा छत्तीसगढ़ है। पूरा तो क्या है? छत्तीसगढ़ है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जब प्राचीन इतिहास देखोगे, मध्यकालीन इतिहास देखोगे, तो दक्षिण कोसल मतलब ये, मतलब इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था उस जमाने में, और इसको या तो दंडकारण्य क्षेत्र या महाकांतार या फिर जैसा भी है, हम लोग समझने के लिए क्या बोलेंगे? बस्तर। आया समझ में? तो देखो, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि राष्ट्रीय राजवंश और जो क्षेत्रीय राजवंश है, राष्ट्रीय राजवंश का 2 क्षेत्रों में, दक्षिण कोसल और बस्तर क्षेत्र में, ऐसे ही क्षेत्रीय राजवंश दक्षिण कोसल क्षेत्र में
और बस्तर क्षेत्र में कौन कौन था या क्या था करके पूछता है। तो इसीलिए अभी से ही क्लियर रख लो दिमाग में कि राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश को भी छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दो तरीके से देखेंगे, एक उत्तर छत्तीसगढ़ और एक दक्षिण छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? उत्तर या फिर मध्य या फिर केंद्र या केंद्रीय छत्तीसगढ़। ऐसी समझ में इस वाले पोर्शन को दक्षिण कोसल या फिर उत्तर छत्तीसगढ़ या मध्य छत्तीसगढ़ या केंद्रीय छत्तीसगढ़, जो आपको अच्छा लगे। समझ में आया? इतिहास में हमेशा ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है भूभाग, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग को दक्षिण कोसल समझना है और बस्तर संभाग को दंडकारण्य या बस्तरी बोल देना चल जाएगा। तो राष्ट्रीय राजवंश हमको देखना है दक्षिण कोसल में और बस्तर में, ठीक है सही। क्षेत्रीय राजवंश को दक्षिण कोसल में और बस्तर में, ऐसा समझना है। देख लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं ना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी भावना समझ रहे हो? राष्ट्रीय राजवंश का आधिपत्य या प्रभुत्व या वर्चस्व दक्षिण कोसल में और बस्तर में, ठीक ऐसे ही क्षेत्रीय राजवंश वो कौन सा राजवंश है जो दक्षिण कोसल में भी राज करता था, बस्तर में राज करता था, या केवल दक्षिण कोसल में राज करता था या केवल बस्तर में राज करता था। तो इसको पहले से ही क्लासिफाई करना है दिमाग में, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया भर का राजवंश पढ़ोगे, यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा और यहाँ पर भी ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय राजवंश में नाम आएगा मौर्य वंश का, ठीक है? अभी मैं सिंपल आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजवंश में पहला जो साम्राज्य स्थापित हुआ, चाहे वो दक्षिण कोसल बोलो चाहे बस्तर, वो ऐसा राजवंश था जिसका पूरा उत्तर से दक्षिण कह सकते हो। नाम कौन था उसका? मौर्य वंश। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से ना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से मौर्य वंश एक ऐसा राष्ट्रीय राजवंश है जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से प्रथम राष्ट्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ के लिहाज से प्रथम राष्ट्रीय राजवंश कौन सा बोलने से? मौर्य वंश। ये मौर्य वंश आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम वंश था, ठीक है? ये जो देखेंगे तो मगध बोलने से इधर बिहार पड़ना, तो बिहार जो क्षेत्र है आज का बिहार, इसका नाम पहले बिहार नहीं था, इसका पहले का नाम था मगध था, है ना? मगध एक महाजनपद था। ऐसे यहाँ पर 16 महाजनपद थे अलग अलग, ठीक है? इधर अंग जनपद, इधर पढ़ोगे अहिछत्र, पंचाल, वंचाल, इधर हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इधर दुनिया भर कम्बोज, अम्बोज, हाटक, वाटक, दुनिया भर का 16 ठग, है ना? तो यहाँ पर मगध जो है जनपद आसपास के क्षेत्रों को झील कर बन गया था साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत राजवंश आप लोग पढ़ोगे, इतिहास पढ़े होगे या पढ़ोगे, हर्यक वंश था एक ज़माने में, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, इसमें सब राजा लोग हुए एक से एक, नल वंश जिसमें घनानंद का नंद वंश, और उसके बाद आखिरी में आया मौर्य वंश। इस खानदान में ही आप लोग पढ़ोगे फेमस नाम चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और इसका पुत्र सम्राट अशोक, है ना? सम्राट अशोक। तो यहाँ पर इसको रटना मत, मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये जो चौथा पार्ट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मौर्य वंश का सम्राट अशोक ने प्रभावित किया छत्तीसगढ़ को, मतलब उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो प्रश्न मैं ये बोल रहा हूँ, प्रश्न अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय राजवंश, पहला राष्ट्रीय राजवंश कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया, तो आपको बोलना है मौर्य वंश, ओके? ऐसे ही क्षेत्रीय राजवंश में आपको ध्यान रखना है, पहला क्षेत्रीय राजवंश खासकर दक्षिण कोसल क्षेत्र का, ऊपर वाले का, आपको बोलना है राजर्षि तुल्य वंश। ये आपका
तो प्रश्न आता है बेकायदा, छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश या छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, तब कौन सा राजवंश को लोगे? राजर्षि तुल्य वंश। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय राजवंश कौन सा बोलने से? मौर्य वंश। इसको आपको दिमाग में सेट करना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय राजवंश और छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? राजर्षि बोलना है, राजर्षि। हाँ, राजा धन ऋषि राजर्षि। तो ये क्षेत्रीय राजवंश मतलब इसका दबदबा केवल कितना था? छत्तीसगढ़ के भीतर ही, और इसका दबदबा पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो चलिए आप हम बात करेंगे एक राजर्षि तुल्य वंश के बारे में खास। इसको मैं शुरू कर रहा हूँ ना, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? ये क्षेत्रीय राजवंश है, नाम है इसका राजर्षि तुल्य वंश। अब कोई भी वंश हो, एक चीज़ दिमाग में रखना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे आप लोग भी कोई ना कोई वंश में पैदा हुए होंगे, है ना, कोई ना कोई समाज या कोई ना कोई जाति से जुड़े होंगे, है कि नहीं? तो आप लोग का भी बाप दादा पुरखौती परदादा है कि नहीं है? तो आप जिस जाति के हो गया, जिस समाज के, उसका कोई ना कोई तो संस्थापक रहा होगा, कोई ना कोई आदि पुरुष रहा होगा जिसने आपके समाज को, आपके जाति को नाम दिया, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो भी वंश होगा, उस वंश क्या होगा? संस्थापक होगा कि नहीं होगा? संस्थापक, जिसको हम लोग आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, आदि और अंत। आदि पुरुष मतलब प्रथम पुरुष। जिसे हम लोग सुने हैं, वो सीरियल वीरियल देखते हैं, तो जिसे पृथ्वी में पहली मानव कौन है? तो मनु और शत्रुपा, सुने मनु और शत्रुपा हैं, उन्हीं के सब संतान से होकर ऐसा करके पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल तो सब दुनिया भर का अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आदि पुरुष मतलब पहले पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का पहला पुरुष कौन है बोलने से? फर्स्ट पर्सन। अभी अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाएगा? भारत का फर्स्ट पर्सन कौन है बोलने से? अभी भारत का पहला पर्सन कौन है अभी? फर्स्ट पर्सन। और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट पर्सन कौन है? वेरी गुड। तो भारत का फर्स्ट पर्सन होता है राष्ट्रपति, और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट पर्सन क्या होगा? राज्यपाल। ये कॉमन सेंस है, इसको याद रखना। सियान कह सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई भी वंश हो, पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि वो संस्थापक कौन था जिसने इस वंश को स्थापित किया। फिर देखेंगे कि वो कौन से ज़माने में इस वंश को स्थापित किया। तो इनका जो भी शासन रहा होगा या शासन काल रहा होगा, इसके समय अवधि को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब इतिहास में तो जी दुनिया भर का राजवंश पढ़ोगे, है नहीं, फलाना राजा कौन सा वंश ऐसा करके, तो उनका शासन काल समय अवधि को हम लोग देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इनका जो शासन चलता था किस क्षेत्र में, कौन से एरिया में उनका चलता था हिसाब किताब या शासन क्षेत्र। तो क्षेत्र में उन लोगों का कुछ क्या रहेगा? अपनी राजधानी रहेगी, हेडक्वार्टर, जहाँ से क्षेत्र का क्या होगा? संचालन होगा। जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र का संचालन कहाँ से होता है? हेडक्वार्टर नवा रायपुर से होता है, क्योंकि नवा रायपुर क्या है? पूरे छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है, राजधानी है। तो जो भी राजवंश हो उसका क्या देखेंगे? क्षेत्र, राजधानी। ठीक है। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी राजवंश हो उसका हम देखेंगे वंशावली, है कि नहीं? भाई कोई भी राजा अपना साम्राज्य स्थापित करेगा तो ऐसा तो नहीं कि अकेला करेगा, उसके बाद कोई आएगा नहीं, उसका बेटा आएगा वो भी राजा बनेगा, उसका बेटा आएगा वो भी। ऐसे 2-4 वंश तो कम से कम चलना चाहिए। पता चला एक ही राजा हुआ, एक ही आखिरी हुआ, वही प्रथम वही अंतिम, तो फिर वो साम्राज्य कोई मतलब के नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरा वंशावली। पढ़ोगे कई ठो ऐसा वंश है जिसमें 20 राजा हुए, 40 राजा हुए, किसी में 50 राजा हुए, मतलब कोई 100 साल टिका, कोई 200 साल टिका, कोई 500 साल टिका, है कि नहीं? यहाँ सरकार 5 साल भी नहीं टिक पाती। तो यहाँ पर हम ऐसे वंशावली के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 100 साल तक छत्तीसगढ़ में राज किया, 200, 250, 300 सालों तक राज किया। तो उतने सालों में एक राजा तो राज नहीं करेगा, उनका पूरा खानदान आएगा। तो कोई भी राजा हो उसके वंशावली के बारे में हम जानेंगे, है ना। और उसके बाद वंशावली के बाद हम देखेंगे जब राजाओं के बारे में, राज परिवार के बारे में, तो प्रत्येक
सम्राट या राजा के जो है विशेष कार्यों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये समझना है, कम से कम इतना। तो इसको समझना, इसको रटना बिल्कुल नहीं है भाई। कोई भी वंश होगा, सबसे पहले क्या देखोगे बताओ, उसके संस्थापक कौन है, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, कौन से क्षेत्र में शासन किया, उन लोग की राजधानी क्या थी। फिर देखोगे उनके परिवार, फिर परिवार के एक एक आदमी पकड़ोगे, एक एक राजा पकड़ोगे, और एक एक राजा ने क्या क्या विशेष काम किया। जैसे कि उन्होंने अपने शासनकाल में सिक्का चलवाया, कौन सा सिक्का चलवाया, क्या चलवाया, कौन सा नियम कानून बनवाया, क्या मंदिर वंदिर क्या निर्माण किया। ये सब चीज़ों को हमको समझना है कि नहीं। राजा लोग कुछ ना कुछ करवाते थे। जैसे अभी के राजा कौन है, अभी वर्तमान में, अब राजतंत्र खत्म है, लोकतंत्र है। तो हमारे समय अब बोलोगे तो राजा सीएम है यहाँ का, चीफ मिनिस्टर। भारत का राजा कौन है, पीएम है कह लो। तो इनके शासनकाल में कुछ न कुछ काम हो रहा है। कम से कम महतारी को क्या मिल रहा है, महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है ना। कौन से राजा का काम है ये, विष्णुदेव साय का काम है। तो ऐसा ही जो है हमको देखना है कि फलाना राजा क्या करना काम करवाएगा, कौन सा मंदिर बनाएगा, कौन सा धर्म का प्रचार करेगा, विस्तार करेगा, जो भी काम करेगा उसके विशेष कार्यों को ही देखना है। विशेष कार्य को, काम तो दुनिया भर कर रहता है जी, लेकिन हमको केवल विशेष कार्यों पे ही क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है, समझ लो, सिंपल सा फॉर्मेट कि इस तरीके से हमको दिमाग लगाना है। सिंपल सा, कोई भी राजा हो, संस्थापक, फिर वो कब शासन किया, कौन से क्षेत्र में किया। जैसे आप जिस गांव के होगे, मान लो आप उस राजा, आप अपने गांव के क्या हो, राजा हो, कब से राजा हो, है ना, कब से राजा हो ये मैं पूछूंगा। आप लोग का हेड क्वार्टर कहाँ पूछूंगा, कहाँ से राजा कार्य करते हो ये पूछूंगा। आप लोग खानदान के बारे में पूछूंगा, कौन कौन और कितने हैं तुमसे पहले बने बाद में, जो भी है कि नहीं। और फिर का काम किए ढंग से बताओ, काटो ये वाला। तो इस तरीके से हमको समझना है। तो आज हम लोग किसके बारे में पकड़ेंगे, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में जानेंगे। शुरू करें, चलिए। राजर्षि तुल्य वंश, इस वंश को शूरा वंश भी कहा जाता है। याद, शूरा वंश, ठीक है। क्यों पढ़ोगे अभी, हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं, और इस क्षेत्रीय राजवंश में हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना किया, जिस वंश का नाम चला, किस नाम से, राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, तो पढ़ोगे भारत के इतिहास में उन दिनों गुप्तों का साम्राज्य चला था भारत देश में, गुप्त सम्राट लोग शासन कर रहे थे। उसी दौरान जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार एक क्षेत्रीय राजवंश का उद्भव हुआ, जिसका नाम पड़ा राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, और इनका शासनकाल, अब बताया ना, कोई भी राजवंश हो हमको क्या देखना है, शासनकाल या टाइम पीरियड या समयावधि। तो ये अपना ध्यान रखना, 4वीं से 6वीं सदी, सदी समझते हैं, सदी बोलो या शताब्दी या सेंचुरी, 4th to 6th सेंचुरी, 4वीं 5वीं 6वीं, प्राइमरी वाला मान चलो। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश नाम है इसका राजर्षि तुल्य वंश। कब से कब तक चला, 4वीं से 6वीं, याद रहेगा श्रोता। अब देखेंगे इनके संस्थापक, किसने इस राजवंश को स्थापित किया छत्तीसगढ़ में। तो आपको याद रखना है सूरा, कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है। तो सूरा नाम का जो राजा था, उन्होंने जो है इस वंश को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। तो हम देखेंगे एरिया क्या है भाई इसका,
क्या देखेंगे सर, क्षेत्र, ठीक है, या साथ में हम लिख सकते हैं राजधानी, अलग कर देते हैं ताकि समझने में आसानी, क्षेत्र और राजधानी। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैप बना लेते हैं, रेडीमेड ले आता हूँ बनाया हुआ। समझ जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राजर्षि तुल्य वंश का जो क्षेत्र था दक्षिण कोसल। अब समझ गए दक्षिण कोसल मतलब कौन सा इलाका, ऊपर कि नीचे, ऊपर वाला इलाका, बस्तर से ऊपर वाला इलाका, दक्षिण कोसल एरिया समझ में आ गया ना। अब देखेंगे राजधानी, तो बेसिकली राजधानी इन लोगों की थी उन दिनों आरंग, आरंग, आ रंग लगा, आरंग, ठीक है, आरंग, ये आपको ध्यान रखना। उस जमाने में इसका प्राचीन नाम कुछ और था, भांडेर नगर या भांडेर नगरी, जिसको आज हम आरंग के नाम से जानते हैं। आरंग जो आज वर्तमान में कौन से ज़िले में है, तो यहाँ कौन सा ज़िला बताओ, ये कौन सा ज़िला है, ये रायपुर। तो रायपुर में आप पाएंगे आज एक तहसील के रूप में आरंग को, ठीक है। तो आरंग जो कि वर्तमान रायपुर जिला का एक तहसील है, ठीक है, जिसको प्राचीन काल में भांडेर नगरी कहा जाता था। भांडेर का मतलब होता है भांड, और भांड मतलब होता है बर्तन। यहाँ पर मिट्टी के उस ज़माने में दुनिया भर का बर्तन बनता रहा होगा, तो नाम पड़ गया भांडेर नगरी, ठीक है। पहले मिट्टी का बर्तन यूज होता है, आजकल प्रेशर कुकर, काका कुकर आ गया है ना दुनिया भर का सिंथेटिक वाला। तो आरंग समझ में आ गया। क्षेत्र दक्षिण कोसल, संस्थापक सुरा, शासनकाल चौथी छठवीं, इसको आपको पढ़ना है। तो प्रश्न आएगा कि राजर्षि तुल्य वंश के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए। तो सामान्य जानकारी में कम से कम 4 बातों को याद करना है। अब और देखो, इनके शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो उपाधि थी, अब राजा लोग को शौक चढ़ा रहता था उपाधि प्राप्त करने का। हाँ, जैसे आप लोग भी कल के दिन में अधिकारी कर्मचारी बनोगे तो आपको एक उपाधि मिल जाएगी, साहब। क्या बोलेंगे, साहब, है ना। मैडम लोग को भी साहब बोलते हैं। अगर मान लो तुम बन गए अधिकारी तो मैडम साहब, सर मैडम या मैडम साहब ऐसे बोलते हैं भाई, ठीक है। तो वो भी उपाधि। तो अब जो राजा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, राजा। लेकिन ये लोग को और स्पेशल सॉन्ग, तो ये लोग जो है आपको ध्यान रखना, उपाधि धारण किए राज्य योगी का, राज्य योगी। ध्यान रखना इन लोगों ने कौन सा उपाधि धारण किया, राज्य योगी। तो प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने राज्य योगी की उपाधि धारण किया। अब वंश तो आप लोग अभी कम से कम पढ़ते 20-25 ठो पढ़ोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा तब तक, तो सुरता रखे रहो, राज्य योगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो राजर्षि है ना, राजा धन ऋषि, इसको मैं जोड़ता हूँ तो क्या बन जाता है, राजर्षि। राजा को राजा और ऋषि को क्या बोलते हैं, योगी। ऋषि मुनि बोलते ही नहीं बोलते हैं, तो राज योगी बन जाएगा। तो राजर्षि तुल्य के राजा लोग अपने आप को कौन से उपाधि से विभूषित किए, राज योगी। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ जो खास है, हमको क्या देखना है अब, वंशावली। पर वंशावली जानने के पहले एक चीज़ आपको हर वंश में जानना है कि भाई उस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन सा ऐसा प्रूफ है, प्रमाण है जिससे हमें उस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, जो हमें जानकारी देता है उस पूरे वंश की, कुल की, खानदान की, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, या फिर जानिएगा कि राजर्षि तुल्य वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो आप ढूंढेंगे भीमसेन या भीम द्वितीय द्वारा निर्मित आरंग का ताम्रपत्र।
ये एक प्लेट है, कॉपर प्लेट, ठीक है। आरंग करके जो जगह है वहाँ पर एक कॉपर प्लेट मिला है जिसको भीमसेन द्वितीय ने बनवाया था। उसमें हमें जो है इस वंश के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ये सबसे मेन सोर्स है इस वंश को जानने का। बाकी दुनिया भर का हमको नहीं मिला, बस यही मेन मिला। तो वंशावली की जानकारी भी हमको इसी से मिलती है। किससे मिलती है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग याद करिएगा कि राजर्षि तुल्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी वंश के एक राजा हुए जिसका नाम था भीम द्वितीय या भीमसेन द्वितीय द्वारा रचित या निर्मित आरंग ताम्रपत्र। ये एक अभिलेख है, ये एक रिकॉर्ड है जिससे हमें कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो याद रखेंगे राजर्षि तुल्य वंश। स्पष्ट है? तो भीमसेन द्वितीय, फर्स्ट मत बोलना, भीमसेन द्वितीय के द्वारा निर्मित आरंग ताम्रपत्र। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आरंग ताम्रपत्र एक ताम्रपत्र अभिलेख है जिसमें कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बताओ। तो क्या बोलोगे? राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है। तो वंशावली में आपको ध्यान रखना है, हमको 6 राजा के नाम मिला है यहाँ पर, 6 राजा को आप लोग को याद करना है। कर लोगे 6 राजा? बस 6 ही राजा है। जैसे क्रिकेट के एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6। चलो, पहला राजा हुआ जिसका नाम था सूरा, ठीक है। दूसरा जो राजा था उसका नाम पड़ा दैत्य, और तीसरा राजा हुआ उसका नाम पड़ा विभीषण। तो आपको बोलना है सूर दैत्य विभीषण। जैसे आप लोग सीरियल देखोगे तो सूर और असुर के बीच में लड़ाई चलता है। सूर मतलब देवता पार्टी, असुर मतलब राक्षस पार्टी, है कि नहीं। तो सूर के बाद क्या आ गया? दैत्य। इसको दैत्य को दैत्य बोलो, दैत्य मतलब राक्षस, है ना। तो सूर और दैत्य, बीच में फिर तीसरा कौन आ गया? विभीषण। तो बोल पाओगे सूर दैत्य विभीषण। उसके बाद आ गया भीम, फिर आएगा दैत्य, है ना। तो दैत्य ऑलरेडी आ चुका है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, है ना, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड। और भीम फिर आएगा तो हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर सीक्वेंस। ये भीम फर्स्ट होगा तो ये भीम द्वितीय। ये पुराने ज़माने में ये सब प्रथा था, फर्स्ट सेकंड वाला, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। आजकल ये सब सिस्टम चलता है क्या? नहीं चलता, ये पुराना ट्रेंड है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, शुरू के ये 3 राजाओं को एक साथ याद करने की कोशिश करना है, और फिर इन 3 राजा को, सूर दैत्य विभीषण, भीम दैत्य भीम। बोल पाओगे? कोशिश करना है आपको। हाँ, सूर दैत्य विभीषण, भीम दैत्य भीम। सूर दैत्य विभीषण, भीम दैत्य भीम, 3 पढ़ना है। सूर दैत्य विभीषण, भीम दैत्य भीम। ऑनलाइन वालों कितनों को याद हुआ? कमेंट करेंगे। किसको किसको 6 राजाओं के नाम याद हुए? सूर, उसके बाद दैत्य विभीषण। हाँ हाँ, सबसे पहला राजा कौन है इस वंश का? सूरा। सबसे अंतिम राजा कौन है? भीम। एग्जाम में ये सब ज़्यादा पूछता है, पहला राजा कौन, दूसरा राजा कौन, तीसरा राजा कौन, ये कम, सबसे पहला और सबसे लास्ट। तो इस वंश का आपको ध्यान रखना है, प्रथम शासक और ये आपका अंतिम शासक। तो इनके द्वारा जो निर्मित है वो कौन सा प्लेट पता है? आरंग का ताम्रपत्र अभिलेख। ये क्या है? कुछ इस निर्माण कार्य कुछ करवा रहे हैं तो ताम्रपत्र में बकायदा बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया। राजाओं के बारे में, परिवार के बारे में, है ना। मेरा बाप ये, उसके बाप ये, उसका बाप ये, ऐसे पूरा खानदान के नाम लिखे रही से, ठीक है। मिसेल मान के चलो, है ना, पटवारी मन करते नहीं पूरा, तो इसी टाइप से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भीम दैत्य का ही आरंग का जो ताम्रपत्र जो है ये बताता है इसके परिवार के बारे में पूरा,
इसको मत मार देना भीम प्रथम को। हाँ भीम सेकंड, तभी तो ये पूरा वाले बता पाएगा। ये रहेगा तो ये ऊपर का बता सकते हैं, नीचे का बता, नीचे का ठीक है, नीचे का एक आध दो बता देगा, है ना, है कि नहीं। लेकिन तो हमेशा याद रखना, कोशिश करना कि भीम द्वितीय, फर्स्ट नहीं बल्कि द्वितीय से हमसे पता चल रहा है। तो ये हो गया वंशावली के बारे में, आपको ध्यान रखना है। इतना कम से कम आपको जानना है राजर्षि तुल्य वंश को लेकर, तो फिर आपका राजर्षि तुल्य वंश जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है लगभग 200-300 सालों तक शासन किया, और इस राजवंश की खासियत ये है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की, ये आपको ध्यान रखना है। और गुप्त लोग जो काम करते थे, जो उनका नियम कानून था, उन्हीं नियमों कानून को मानते हुए लोग क्षेत्रीय स्तर पर काम करते। जैसे अभी पार्टी किसकी है केंद्र में, भाजपा की है, ये मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार जो काम बोलेगा, जो नियम बनाएगा, उसको फॉलो किसको करना पड़ेगा, क्षेत्रीय सरकार को, शायद सरकार करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सेम वैसे उस ज़माने में गुप्तों का साम्राज्य था, वर्चस्व था, तो गुप्तों के अध्ययन में रहकर इन 6 राजों ने शासन किया। तो जैसे कि गुप्त के बारे में पढ़ोगे, वो लोग जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, तो ये लोग भी वैष्णव धर्म को मानने लगे। वैष्णव धर्म मतलब वही भगवान विष्णु हो गया, लक्ष्मी हो गया, ये सब। तो इन लोग का जो है राजमुद्रा पढ़ोगे, गज लक्ष्मी है ना, इन लोग का राजमुद्रा गज लक्ष्मी। हर राजाओं का मतलब राजवंश का एक मुद्रा होता है। जैसे कि भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर, है कि नहीं है। अब फलाना जगह फलाना डॉलर, स्टर्लिंग पुलिंग जो भी है। तो यहाँ पर भारत देश में भी अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग राजवंश होता था, तो उनका भी अपना क्षेत्रीय क्या चलता था, मुद्रा चलता था, है ना, अलग अलग डिजाइन जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजर्षि तुल्य वंश का जो मुद्रा था वो लगभग कैसा था, गज लक्ष्मी, जो कि उनका था, कहना चाहिए गुप्तों का। जैसे अभी भारत सरकार जो पैसा चलाती है, रुपया, वो भी यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गांधी जी वाला नोट। ऐसा थोड़ी कि छत्तीसगढ़ में अलग नोट चल रहा है और भारत में अलग नोट चल रहा है, जो वहाँ चल रहा है वही, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से आपको राजर्षि तुल्य वंश को पकड़ना है। ये हो गया आप लोग का ये वंश समाप्त। तो मैंने आप लोग को एक ही राजवंश के बारे में बताया, ऐसी करके जितने भी राजवंश होंगे सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के ख़त्म करेंगे, चल जाएगा। तो आज क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आप लोग को ऐसे ही याद करने की कोशिश करना है, लिमिटेड टू द पॉइंट पकड़ना है, और एकदम बार बार इसको रिविजन करके कंठस्थ करना है। ठीक है, दुनिया भर का जानकारी लेकिन नहीं बताऊँगा, ज़रूरत से ज़्यादा बताओगे तो फिर डाइजेशन करने में दिक्कत जाता है ना। तो सटीक जानकारी दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ ऑनलाइन वालों को। ऐसा क्या, हाँ, और सब इतिहास तो मजेदार है जी, है ना, कहा हो कैसे हुई, काकर सन लड़ाई झगड़ा हुई, वही मतलब सीखना जानना है ना, कहाँ कौन सा मंदिर बनवाईस, काकर सन बिहाव करीस, ये सब इतिहास है छत्तीसगढ़ में। बाकी छत्तीसगढ़ वाले लोग कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी किए हैं, है कि नहीं। नहीं, ये लोग कोई विशेष काम नहीं किए, ये लोग ताजमहल वाजमहल टाइप कुछ बनवाए नहीं, तो इन लोग के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसके बाद के राजा लोग आएंगे तो कुछ काम करेंगे, ठीक है। ये लोग सादा सिंपल वाले हैं ना। तो फिर से एक बार रिविज़न कर लो, मैंने क्या पढ़ाया उसको 2 मिनट में समेटते हैं। आज मैंने क्या पढ़ाया उसको 2 मिनट में देख लो। मैंने इतिहास को शुरू किया, ठीक है, और आपको फॉर्मेट बताया कि इतिहास को कैसे समझना है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, पाषाण, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल गायब। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल चलेगा, दिखेगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब शुरुआत होती है प्राचीन इतिहास की, तो फिर छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल शुरू होगा, फिर पौराणिक काल जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ोगे, महाजनपद काल जिसमें आप लोग जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे, और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है राजवंश। तो राजवंश की जब भी बात होगी तो आपको भारत के साथ साथ अपना क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ दोनों को समझते हुए पकड़ना है, क्योंकि साम्राज्य या राजवंश जो है राजा के द्वारा संचालित होगा, और ये राजा अपने राजवंश को या तो हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करेगा या फिर क्षेत्रीय स्तर पर संचालित करेगा, दोनों को समझना है। और इसका मतलब आप सभी जानते हो राष्ट्रीय राजवंश मतलब क्या है और क्षेत्रीय राजवंश। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि जब भी राष्ट्रीय राजवंश हो या क्षेत्रीय राजवंश, हमको छत्तीसगढ़ को 2 तरीके से देखना है, 2 आँख, पहला आँख और ये
दूसरा आंक, पहला आंक बोलने से दक्षिण कोसल, दूसरा आंक बोलने से बस्तर। ठीक है, राष्ट्रीय राजवंश में देखेंगे दक्षिण कोसल क्षेत्र में किसका साम्राज्य था, बस्तर, ऐसे करके देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि क्षत्रिय राजवंश पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का राजर्षि तुल्यवंश, और छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजवंश कौन सा है, मौर्य वंश। तो मैंने पढ़ाया आप लोग को आज इसके बारे में, राजर्षि तुल्यवंश के बारे में। तो राजर्षि तुल्यवंश के बारे में देखेंगे। तो राजर्षि तुल्यवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। इनका शासनकाल कब से कब तक है आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। शासनकाल कब तक, 4वीं से 6वीं शताब्दी। संस्थापक कौन है, सूरा। किस क्षेत्र में इन लोग का शासन चलता था, दक्षिण कोसल क्षेत्र। राजधानी क्या थी इनकी, आरंग। प्राचीन नाम क्या था इसका, भांडेर नगर। वर्तमान किस जिले में है आरंग, रायपुर। इन लोग कौन सी उपाधि धारण किए थे, इन लोग की वंशावली की जानकारी किससे मिलती है, हाँ, भीम द्वितीय द्वारा निर्मित आरंग ताम्रपत्र से। और इन लोग के वंशावली में कितने राजा हुए, टोटल 6 राजा हुए। 6 राजाओं का नाम याद रखना है, सूरा, दैत्य, भीम। ठीक है, ये आपको ध्यान। इन लोगों ने कौन से राजवंश की अधीनता स्वीकार किया, गुप्तों की, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, वैसे पढ़ोगे दुनिया भर का, भानुगुप्त, है ना, तो ये सब गुप्तों की। और इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। तो ये हो गया आप लोग का। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजवंश, पढ़ लेंगे शुरुआत से। अच्छा, तो क्या है कि मौर्य वंश के समय में यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश का उदय ही नहीं हुआ था, है समझ में। मतलब ये 4वीं 5वीं, और जो मौर्य वंश है वो क्या है, ईसा पूर्व में पढ़ोगे, है ना, ईसा पूर्व में। हाँ, मतलब समकालीन जो है ना, जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्य वंश आया तो उसमें मौर्य का वंश तो बहुत पहले चला गया था, बहुत चले गए। इसके समय में राजर्षि तुल्य जब 4वीं 5वीं सदी में जब आया तो भारत देश में गुप्तों का समय आ गया था, वो लोग दादा बन गए थे पुराना, इसीलिए जो है मौर्य के अधीन नहीं रहे, क्योंकि मौर्य बहुत पहले की बात है समझ में। और कोई डाउट होगा तो ऑनलाइन वाले बिंदास कमेंट मारना, कोई भी डाउट हो, है ना, सब्जेक्ट संबंधी। चलिए फिर ओवर करें।